हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। हम कर रहे हैं चरक संहिता विमान स्थान चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है रोग बीजकजीयम विमानम। चैप्टर का ये पार्ट 3 है जो लास्ट है। इसी में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उनको देखो, उसके बाद पार्ट 3 कंटिन्यू करना। हमने इसके पहले वाले पार्ट 2 में लास्ट में देखा था कि कारण की परीक्षा कैसे करनी है, करण की कैसे करनी है, कार्य योनि, कार्य परीक्षा, कार्य फल की परीक्षा, अनुबंध परीक्षा और देश परीक्षा। हम देश को कंटिन्यू करते हैं। देश मैंने बताया था 2 टाइप्स के होते हैं, भूमि देश और रोगी का शरीर। ये जो दो होते हैं इन्हें ही हम देश बोलते हैं। सबसे पहले भूमि परीक्षा हमने देखी थी, जो कि 2 पर्पस होते हैं भूमि की परीक्षा करने के। एक होता है रोगी के संबंध में जो पूर्ण जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए, और दूसरा होता है औषध के संबंध में जो पूर्ण जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए। तो ये भूमि परीक्षा होती है। अब आती है आतुर परीक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेनली इस चैप्टर से एग्जाम में यूजी पर्पज से यही पूछी जाती है, जिसको हम रोगी परीक्षा या दशवित परीक्षा भी कहते हैं। इसमें आता है आतुरस्तु खलु कार्यदेश, मतलब जो आतुर का जो शरीर है, जो रोगी का शरीर है, वही क्या है, चिकित्सा कर्म का देश है। ठीक है, तो यही आतुर परीक्षा है। 2 प्रयोजन है आतुर परीक्षा के, मतलब रोगी के शरीर की जो हम परीक्षा करते हैं वो 2 पर्पज से करते हैं। उसके 2 प्रयोजन है। पहला है रोगी के आयु के प्रमाण ज्ञान के लिए, आयु के प्रमाण ज्ञान के लिए, और दूसरा आता है बल प्रमाण और दोष प्रमाण के लिए। मेनली सेकेंड वाला इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अब इसमें आता है रोगी परीक्षा। बल प्रमाण विशेष ग्रहण हेतु किस रीजन से करते हैं, बल के प्रमाण को जानने के लिए। विशेषतः जो रोगी परीक्षा की जाती है वो रोगी के बल को जानने के लिए की जाती है। ठीक है, इससे हम रोगी के बल का अनुमान लगाते हैं। ये 10 टाइप से की जाती है, इसी को दशवित परीक्षा भी कहा जाता है। प्रकृति विकृति सार सहनन सहनन प्रमाण, साथ में सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और वय। ये 10 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन आता ही है दशवित परीक्षा से। उसके बाद इसमें सबसे पहले आता है प्रकृति परीक्षा। प्रकृति हम सबको पता है क्या होती है, फर्स्ट ईयर से देखते आ रहे हो। शुक्र और शोणित की प्रकृति, ठीक है, काल गर्भाशय प्रकृति, आहार विहार प्रकृति और महाभूत विकार प्रकृति। जो प्रकृति होती है वो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है कि जो गर्भ का शरीर होगा, अपेक्षित जो गर्भ का शरीर होगा वो कौन सी प्रकृति वाला होगा। ठीक है, कौन सी प्रकृति प्रधान होगी, कौन से दोष प्रधान होंगे। तो वो शुक्र शोणित की प्रकृति पर निर्भर करता है, काल और गर्भाशय की प्रकृति, आहार विहार और महाभूत विकार की प्रकृति पर डिपेंड करते हैं। दोषज प्रकृतियां 7 होती हैं, है ना। कौन सी होती हैं, वात पित्त कफ, और फिर द्वंद्वज और त्रिदोषज, जो तीनों में सम होता है। सबसे पहले इसमें आता है श्लेष्म प्रकृति के लक्षण। श्लेष्म प्रकृति मतलब जो कफज प्रकृति होगी उसके क्या लक्षण होंगे। कफ के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। स्निग्ध होता है, लक्षण होता है मृदु, मधुर, सार, सांद्र, मंद, स्तेमित्य, गुरु, शीत, विज्जला और अच्छ। विज्जला की टीका की गई है जिसको पिच्छिल बोला जाता है। विज्जला का मतलब पिच्छिल होता है। तो ये कफ के गुण होते हैं। कितने बताए हैं, 12 बताए। ठीक है, 12 गुण। अब देखो ये जो कफ के 12 गुण हैं, इन गुणों की वजह से जो प्रकृति वाला पुरुष होगा उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या लक्षण डेवलप होते हैं, ये हमें देखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली पीजी पर्पज से। स्नेहाश्च श्लेष्मला स्निग्धांगा, स्नेह गुण की वजह से जो लक्षण होता है श्लेष्म प्रकृति का, वो क्या होता है, स्नेह जो अंग होंगे वो स्निग्ध होंगे। ठीक है, स्नेह युक्त अंग होंगे या स्निग्ध अंग होंगे। तो ये तो बहुत बेसिक है। फिर श्लक्षण की वजह से श्लक्षणांगा, श्लक्षण मतलब होता है चिकना। श्लक्षण गुण की वजह से, कफ के श्लक्षण गुण की वजह से क्या लक्षण होगा, जो अंग होंगे वो चिकने होंगे। अब तीसरा आता है मृदु गुण की वजह से, दृष्टि, सुख, सुकुमार, अवदात गात्रा। दिखने में वो पर्सन कैसा होगा, सुंदर होगा, सुकुमार होगा, और अवदात मतलब होता है गौर वर्ण का, मतलब फेयर कलर होगा उसका। मधुर्यात, मधुर गुण की वजह से क्या होगा, प्रभुत, शुक्र, व्यवाय, अपत्या। प्रभुत मतलब ज्यादा अमाउंट में, अति अति वीर्य वाला होगा। व्यवाय मतलब अति मैथुन सामर्थ्य होगा, और
अति संतान उत्पत्ति वाला होगा। ठीक है, अपत्या मतलब जिसकी ज़्यादा संतानें होती हैं। फिर आता है सार। सार की वजह से क्या होगा? सार गुण की वजह से सार सहंत स्थिर शरीरा, बलवान होगा। ठीक है, सहंत मतलब जो शरीर होगा वो संगठित होगा प्रॉपरली और दृढ़काय होगा, स्थिर शरीर। उसके बाद सांद्र गुण की वजह से उपचित परिपूर्ण सर्वांगा। उपचित मतलब होता है अच्छे से बने हुए होंगे, जो सारे अंग होंगे वो अच्छे से भरी मतलब अच्छे से भरे पूरे होंगे। ठीक है, और हष्ट पुष्ट होंगे। उसके बाद मंद गुण की वजह से क्या होगा? मंद चेष्टा आहार व्यवहार। व्यवहार मंद मतलब होता है स्लो। अब कफच प्रकृति के जो लक्षण होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं श्लेष्म प्रकृति वाले, वो कैसे होंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैठा है, उसकी बस है, वो आराम से नाश्ता कर रहा है। अब वो देख रहा है कि बस चलने वाली है, बस चल दी, तो वो उसके पीछे दौड़ेगा नहीं। वो बोलेगा अब क्या दौड़ना यार, बैठे रहो, दूसरी आ जाएगी उसमें चले जाएंगे। मतलब जो बहुत स्लो होते हैं, खाना खाने बैठेंगे तो खाते ही रहेंगे आधे घंटे तक, बहुत स्लो स्लो खाते हैं। ऐसे तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स होंगे, तो वो श्लेष्म प्रकृति का गुण होता है। तो मंद की वजह से कौन से गुण होंगे, कौन से लक्षण होंगे उसमें? कोई भी चेष्टा जो होगी स्लो स्लो करेगा, खाना भी स्लो स्लो करेगा, और सारे जो कार्य होते हैं, जो भी काम होते हैं, वो बहुत स्लो स्लो करेगा। ठीक है, स्थैमित्य। स्थैमित्य की वजह से क्या होगा? अशीघ्रा आरंभ शोभ विकारा। अशीघ्रा मतलब बहुत स्लो होंगे। क्या क्या काम? आरंभ कोई भी काम स्टार्ट बहुत आराम से करेगा। शोभ मतलब कि शोभ विकार मतलब गुस्सा आना, किसी चीज़ से खुश होना, किसी चीज़ से दुखी होना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये भी बहुत स्लो स्लो उत्पन्न होंगी उसके अंदर, अशीघ्र होंगी, ये स्थैमित्य की वजह से। उसके बाद आता है गुरुत्वात्। गुरु गुण की वजह से क्या होगा? सार अधिष्ठित अवस्थित गति। मतलब जो चाल होगी वो बहुत स्लो होगी श्लेष्म प्रकृति वालों की, और वो कोई भी कदम बहुत सोच समझ के बहुत स्थिरता से रखने वाले लोग होते हैं। शीत गुण की वजह से अल्प श्रुत तृष्णा संताप स्वेद दोषा, ये सब कम होंगे। भूख कम लगेगी, प्यास कम लगेगी, कम खाना खाएंगे, कम पानी पिएंगे, और गर्मी पसीना भी बहुत कम आएगा। विजलत्वात् मतलब पिच्छल गुण की वजह से क्या होगा? सुश्लिष्ट सार संधि बंधना। जो संधि बंधन होंगे, जो जॉइंट्स होंगे, वो अच्छी तरीके से आपस में बंधे हुए होंगे, जुटे हुए होंगे। अच्छे गुण की वजह से क्या होगा? प्रसन्न दर्शनानम, दिखने में बहुत प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वराष्ट्र, जो वर्ण होगा, स्वर होगा, वो बहुत स्निग्ध होगा, बहुत अच्छा होगा। तो इस वजह से जो श्लेष्म प्रकृति वाले होते हैं वो बलवंत तो होते हैं, बलवान होते हैं। वसुमंतो धनवान होंगे, विद्यावंत विद्वान होंगे, ओजस्विन होंगे, और शांता शांतचित होंगे, आयुष्मंताश्च। ठीक है, मतलब दीर्घायु युक्त होंगे। उसके बाद आता है हमारा पित्त प्रकृति के लक्षण। पित्त प्रकृति के लक्षण में क्या होगा? पित्त के क्या क्या गुण होते हैं? उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, विस्त्र, अम्ल और कटु। टोटल 6 बताएं। ठीक है, अब इन 6 गुणों की वजह से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे? उष्ण गुण की वजह से उष्ण असह, जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनसे उष्णता गर्मी सहन नहीं होती। उष्ण मुखा, जो मुख है वो गर्म रहेगा, उष्ण रहेगा। सुकुमार अवदात गात्रा। सुकुमार मतलब सॉफ्ट रहेंगे, और अवदात गात्रा मतलब फेयर कलर रहेगा। जो पित्तज प्रकृति के लोग रहते हैं वो बहुत ग्लोई सी स्किन रहती है उनकी, बहुत गोरे गोरे से रहते हैं। प्रबुद्ध, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगा? पिपलू, व्यंग, तिल पीड़िका, उनको पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होंगे। जनरली देखा होगा जो यंगस्टर्स होते हैं, टीन एज जो होती है उसमें बहुत सारे पिंपल्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि तब पित्त प्रधान रहता है। तो जो पित्त प्रकृति के लोग रहेंगे उनको हर जगह क्या रहेंगे? बहुत सारे पिंपल्स रहेंगे, तिल रहेंगे, इस टाइप की चीज़ें रहेंगी। बहुत ज़्यादा भूख प्यास लगेगी उनसे, और भूख प्यास उनसे सहन नहीं होती है। मतलब भूख लग रही है, अगर थोड़ी देर वेट कर लिया फिर बोलेंगे अब तो चाहिए ही नहीं, गुस्सा करने लग जाएंगे। उसके बाद क्षिप्र, बहुत जल्दी। बली, पलित, खादित्य, दोषा, बहुत जल्दी उनको झुर्रियाँ आने लगेगी। बाल टाइम से पहले ही वाइट होने लगेंगे, और बाल झड़ने लगेंगे। ये पित्त प्रकृति के लक्षण होते हैं। उसके बाद आता है प्रायो। उसके बाद प्रायो मृदु अल्प कपिल श्रमशु लोम केशाश्च।
मतलब जो पित्त प्रकृति के जो लोग होंगे उनके दाढ़ी के बाल, मूंछों के, सिर के बाल बहुत कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कम होते हैं और कपिल वर्ण के होते हैं। उसके बाद तीक्ष्ण गुण की वजह से क्या लक्षण उत्पन्न होंगे? तीक्ष्ण पराक्रम, बहुत ज़्यादा पराक्रमी होंगे, ठीक है। तीक्ष्ण अग्नि, अग्नि बहुत तीक्ष्ण होगी। बहुत ज़्यादा खाना पीना खाएंगे क्योंकि अग्नि तीक्ष्ण होती है तो खाना पीना भी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है इनको, ठीक है। और क्लेश असहिष्णु, मतलब जो कोई भी क्लेश होगा, ठीक है, कोई भी कष्ट जो होता है वो सहन करने में असमर्थ होते हैं। और दंड शुका, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, पित्तज प्रकृति वालों का होता है। दंड शुका मतलब कभी कभी होता है हमने बहुत सारा खाना खा लिया, पेट भरा पड़ा, अब 10 मिनट हुए हैं उसके बाद वो दोबारा वो आया और चिप्स का पैकेट हाथ में खाते हुए, मतलब बार बार उन्हें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होगा। अभी हैवी डाइट ली है लेकिन 10 मिनट में फिर से भूख लग गई, तो दंड शुका उन्हें कहते हैं। ये पित्तज प्रकृति का लक्षण है। द्रव गुण की वजह से शिथिल, मृदु, संधि मांस, जो संधि मांस होगा वो ढीला होगा, कोमल होगा, मतलब सॉफ्ट होगा, ठीक है। और प्रबुद्ध, श्रेष्ठ, स्वेद, मूत्र, पुरुष, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पसीना आएगा, मूत्र और मल अधिक आते हैं उनको। उसके बाद विस्त्र गुण की वजह से प्रबुद्ध, पूती, कक्षा, आस्य, शिर, शरीर गंधा। विस्त्र गुण की वजह से क्या होगा? उनकी जो आर्मपिट होती है वहाँ से, मुख से, सिर से, शरीर से दुर्गंध आती है, गंदी सी स्मेल आती है। और कटु अम्ल, कटु अम्लत्वाद की वजह से क्या होगा? कटु और अम्ल गुण की वजह से क्या होगा? अल्प शुक्र व्यवहार अपत्य, अल्प मैथुन शक्ति होगी, अल्प वीर्य वाले होंगे और कम बच्चों वाले होंगे, अल्प अपत्य। इस वजह से ये मध्य बल, ठीक है, मध्य बला होते हैं, कम मध्यम बल वाले होते हैं। मध्य आयुषो, मध्य आयु वाले होंगे, ज्ञान विज्ञान भी मध्य होगा, मध्यवित्त होगा, मतलब जो धन दौलत होती है वो भी मध्यम कोटि की होगी और उपकरण भी कम होंगे, मध्यम होंगे। उसके बाद आता है वात प्रकृति के लक्षण। वात के गुण होते हैं रूक्ष, लघु, चल, बहु, शीघ्र, शीत, पारुष और विशद। अब इन गुणों की वजह से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे? रूक्षता की वजह से क्या होंगे? जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो होंगे वातला, रूक्षा, अपचिता, अल्प शरीरा, प्रतत रूक्ष शाम, संसक्त जर्जर स्वरा, जागरूकाश्च भवन्ति। अब रूक्षता की वजह से क्या होंगे? जो उनका शरीर होगा वो रूखा सूखा होगा, दुबला पतला सा होगा। जो श्लेष्म प्रकृति थी वहां पर उपचित आ रहा था, ठीक है। उपचित मतलब कफ में होगा, मतलब जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट रहेगा। अपचय मतलब जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा होगा, तो शरीर जो है वो क्षीण होता रहेगा। तो उपचय अगर आता है तो कफज प्रकृति का है, और अपचय आ रहा है, अपचय, तो मतलब वो वातज प्रकृति का। शरीर दुबला पतला होगा और छोटा होता है, अल्प शरीरा छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद उनका जो स्वर होगा वो कैसा होगा? रूक्ष होगा, श्याम मतलब क्षीण होता है, और संसक्त मतलब ऐसे फटा हुआ सा, रुकावट वाला, रुक रुक के बोलेंगे, जर्जर वाला उनकी आवाज होगी। जागरूकाश्च भवंती मतलब जगे हुए रहते हैं, मतलब रात में भी जगेंगे, कम सोते हैं। रात में अभी 1-2 बजे सोए थे, फिर सुबह 5 बजे खर खर की आवाज आना स्टार्ट हो गई, उठ के बैठ जाएंगे। लघु गुण की वजह से लघु, चपल गति, चेष्टा, आहार व्यवहार। लघु गुण की वजह से क्या होगा? जो वात प्रकृति वाले होते हैं बहुत हल्की फुल्की चाल वाले होते हैं, मतलब इधर से उधर फुदकते रहते हैं। हल्की फुल्की चेष्टाएं होगी और खाना भी हल्का फुल्का आहार ग्रहण करने वाले होते हैं, बहुत चंचल होते हैं। ये वात प्रकृति के पुरुष एक तरह से तूफान होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलत्वाद, चल गुण की वजह से क्या होगा? अनअवस्थित, संध्या, अक्षी, भ्रू, हंत, ओष्ठ, जीवा शरीर। चल होने की वजह से उनकी संधियाँ, आँखें, आईब्रोज और जो जॉ होता है, ओष्ठ मतलब जो लिप्स होते हैं, जीवा, सिर, कंधा, हाथ, पैर, ये सब कभी भी निश्चल नहीं रहते हैं। मतलब तुम्हें वो बैठे हुए क्या होगा? कभी पैन हिला रहे हैं बेड पढ़ते पढ़ते, या मतलब कभी चलने लगेंगे, या कभी पैर हिलता रहेगा, या कभी हाथ हिलता रहेगा, या कभी आंखें इधर से उधर, मतलब कंटिन्यूअसली कोई ना कोई एक्टिविटी इनमें दिखती ही रहेगी, तुम्हें निश्चल नहीं रहते हैं, ठीक है। बहुगुण की वजह से क्या होगा? बहु, प्रलाप, कंडरा, शिरा, प्रताप, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और उनके पूरे शरीर पे बहुत सारी तुम्हें अब मांस तो है नहीं, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है, मांस तो है नहीं, शरीर दुबला पतला है, तो बहुत सारी कंडराएं, सिराएं, मतलब वेन्स, आर्टरीज, ये सब उनके शरीर पे काफ़ी ज़्यादा विजिबल होंगी। शीघ्र गुण की वजह से शीघ्र, सम, आरंभ, शोभ, विकारा।
बहुत जल्दी तुमसे गुस्सा हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी फिर नॉर्मल होकर तुमसे बात करने लगेंगे। ठीक है, और किसी भी काम को बहुत जल्दी शुरू करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे, इस टाइप के। शीघ्र त्रासन राग विराग, मतलब वही तुमसे जल्दी जल्दी से झगड़ा हो गया फिर जल्दी से प्यार हो जाएगा, इस टाइप के लोग होते हैं। श्रुत ग्रहिणो अल्प स्मृत्यश्च, जैसे ही कुछ सुनेंगे तो सुनते से ही उनको वो चीज़ याद हो जाएगी, लेकिन उनकी स्मृति जो होती है वो बहुत कम होती है, मतलब वो चीज़ याद नहीं रहेगी। अभी जैसे अगर अभी मैंने तुम्हें कुछ बोला तो तुम्हें अभी लर्न हो गया, लेकिन अगर मैं यही चीज़ कल पूछूंगी तो याद नहीं रहने वाली। तो स्मृति अल्प होती है, लेकिन सुनते से ही याद हो जाता है, ग्रहण कर लेते हैं उस चीज़ को। शीत गुण की वजह से शीत असहिष्णु, जो ठंड होगी वो इनसे सहन नहीं होगी। ठीक है। प्रतत शीत को द्वीप कस्तंभा, मतलब कि ठंड की वजह से हमेशा कांपते रहेंगे और उनका शरीर जो है वो अकड़ जाता है अगर ठंड लगती है तो। परुष गुण की वजह से क्या होगा, जो वात प्रकृति के लोग होंगे उनके परुष के श्रमशु रोम नख दर्शन वध पाणिपादा, जो भी हाथ पैर होंगे, बाल होंगे, दाढ़ी के, रोम के, नेल्स जो होंगे, नख, दांत, वदन, ये सब खरखरे से रहते हैं, मतलब रूक्ष रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, रफ टेक्सचर के रहते हैं। ठीक है, और विशद गुण की वजह से क्या होगा, विशद गुण की वजह से जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उनके अंगों में फटन होती है, और जब भी वो चलेंगे ना कुछ उनके जॉइंट्स में से आवाज आती रहेगी। ठीक है, स्फुटित अंग अवयवा, जो अंग होंगे वो कैसे होंगे, फटन से होंगे। ठीक है, ऐसा लगता है अंग जो है वो फट रहे हैं, इस टाइप का टेक्सचर होगा उनका। सतत संधि शब्द गमिनश्च, कभी भी वो चलेंगे तो उनकी जॉइंट्स में से आवाज आती रहेगी। इसलिए जो वात प्रकृति वाले होते हैं वो अल्प बलाश्च, अल्प आयुष, अल्प अपत्याश, अल्प साधनाश, अल्प धना, सब अल्प अल्प वाले होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विकृति परीक्षा। ठीक है, अभी हमने प्रकृति को डिटेल में देखा है बहुत ज़्यादा, उसके बाद आता है हमारा प्रकृति। उसके बाद आता है सॉरी हमारा विकृति। विकृति में क्या होगा, विकृतिश्च इति विकृति रुच्यते विकार। विकृति किसको कहते हैं, विकार को कहते हैं, मतलब कोई भी अगर रोग हो रहा है तो उसे हम विकृति कहेंगे। विकार की परीक्षा कैसे करनी है कि उसके कारण क्या है, हेतु क्या है, दोष, दूष्य, काल, बल, लक्षण, मतलब कोई भी अगर रोग हुआ है तो उसकी सारी डिटेल को हम कैसे, डिटेल को देखकर उसके बल को हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, विकृति की परीक्षा। ठीक है, और वास्तव में इसके ऊपर अगर तुम लोग लिख रहे हो तो एक पॉइंट डाल के लिखना कि दशवित परीक्षा में एक ऐसी परीक्षा है जो रोग परीक्षा है। अगर मैं पूछूं रोगी परीक्षा तो 10 हैं, जिसमें प्रकृति, विकृति, सार, सहनन वाला जो मैंने बताया, लेकिन इन 10 में से एक जो परीक्षा है विकृति परीक्षा, ये वास्तव में एक रोग परीक्षा है। ठीक है, एक रोग परीक्षा आती रोगी परीक्षा के अंतर्गत है, लेकिन वास्तव में इसको एक रोग परीक्षा बताया विकृति परीक्षा को। उसके बाद सार परीक्षा आती है, बल मान विशेष ज्ञानार्थम उपदिश्यन्ते, पुरुष के बल का प्रमाण जानने के लिए हम सार परीक्षा करते हैं। मेनली पुरुष के बल को जानने के लिए सार परीक्षा की जाती है। 8 प्रकार के सार आचार्य चरक ने बताए हैं। आचार्य काश्यप ने 9वां सार बताया है ओज सार। 8 कौन से बताए हैं सार परीक्षा में, सार जो 8 बताए आचार्य चरक ने वो कौन से बताए, अगर किसी को पता हो तो मुझे बताना, नहीं तो देखना, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है क्रिया शारीर का। ठीक है, 7 तो धातुएं होती हैं, उसमें से एक नहीं होती है, कौन सी नहीं होती है, रस सार नहीं होता है, रस सार की जगह पर त्वक सार होता है। ठीक है, और उसके बाद रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब तो सेम होते हैं। उसके बाद एक लास्ट में और कौन सा सार आता है, सत्व सार, है ना। लास्ट में एक 8th आता है सत्व सार। तो ये 8 जो सार हैं ये किसने बताया, आचार्य चरक ने बताया। 7 धातुएं जिसमें से रस की जगह पर त्वक आ जाएगा, और 8th नंबर पे आ जाता है कौन सा, सत्व सार। ठीक है, आचार्य काश्यप ने 9वां सार ओज को बताया है। सर्वसार पुरुष कौन सा होता है, अब ये 3 टाइप्स में डिवाइड है, जो सार है उसका 3 टाइप्स में उसको डिवाइड किया है। ठीक है, सर्वसार, मध्यसार और हीनसार। सर्वसार पुरुष किसको बोलेंगे, जिस जो सारे सारों से युक्त लक्षण जिसमें हमें देखने को मिले, मतलब जो हमने त्वक से लेकर सत्वसार तक जो 8 सार हैं, सबके जो भी लक्षण होते हैं वो सब हमें देखने को मिले तो उस पुरुष को हम सर्वसार बोलेंगे। मध्यसार किसे बोलेंगे, अगर वो कुछ सार के लक्षण हमें मिल रहे हैं, कुछ के नहीं मिल रहे हैं, तो मध्यसार।
और अगर किसी भी सार के लक्षण नहीं मिल रहे हैं तो उसको हीन सार वाला बोलेंगे। ठीक है, याद रखना। उसके बाद सार परीक्षा की उपयोगिता क्या है? तत्र पिपलिका भार हरणवत सिद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक उपमा के थ्रू हमें बताया है आचार्य ने कि क्यों जरूरी है सार के थ्रू परीक्षा करना। जैसे एक चींटी को देखकर हम नहीं बता सकते कि उसमें कितनी शक्ति है। देखो, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक चींटी है, उसका साइज छोटा है, लेकिन कभी तुमने उसको देखा हो तो वो अपने से भारी वजन का कुछ भी खाने का लेती हुई जाती है इधर से उधर। कभी अगर तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो जो चींटी होती है वो अपने से भी भारी चीज को उठाकर इधर से उधर ले जा सकती है। लेकिन अगर एक हाथी को देखो तो वो अपने से भारी चीज को उठाकर इधर से उधर नहीं लेके जा सकता। तो अगर बल को देखा जाए तो चींटी का बल ज्यादा है। तो हम किसी को भी देखकर जज नहीं कर सकते कि इसमें बल कम है कि ज्यादा है। तो इसलिए सार को टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, सार की परीक्षा करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे हम पिपलिका को देखकर नहीं बता सकते कि उसमें कितना। पिपलिका दिखने में छोटी लगती है चींटी, लेकिन वो अपने से ज्यादा भारी चीज को उठाकर ले जाती है। तो इससे हम ये एग्जाम्पल से, इस उपमा से ये समझ में आता है कि किसी की शरीर को देखकर नहीं बताया जा सकता कि उसमें कितना बल है। ठीक है, उसके बाद इसलिए सार परीक्षा जरूरी है। उसके बाद आता है सहनन परीक्षा। सहनन, संघात, संयोजन, ये एक ही अर्थ के शब्द हैं। संयोजन बोल लो, संघात बोल लो या सहनन बोल लो, एक ही चीज है। 3 टाइप्स का होता है, प्रवर, मध्यम, अवर। अगर शरीर जो है वो सुसंगठित है, प्रॉपरली संगठित है तो प्रवर, मध्यम संगठित है तो मध्यम, और असुसंगठित है तो अवर। प्रमाण परीक्षा, संपूर्ण शरीर की लंबाई 84 अंगुल। ठीक है, लंबाई चौड़ाई बराबर हो। ठीक है, आयाम विस्तार सम, तो उसको सम शरीर बोलते। अब देखो, लंबाई चौड़ाई, लंबाई मतलब होता है आयाम और चौड़ाई मतलब होता है विस्तार सम। ये जो है ये ऐसे नापोगे सर से पैर तक तो इसको लंबाई बोलेंगे, इसको आयाम बोलते हैं। और चौड़ाई नापोगे एक हाथ से दूसरे हाथ तक तो उसको चौड़ाई बोलते हैं। मतलब अगर एक पर्सन है, उसको मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, उसके हाथों को ऐसे फैलाकर खड़ा करवा दिया। अब ये वाली मिडिल फिंगर से ये वाली मिडिल फिंगर तक की जो लंबाई होगी ये चौड़ाई होगी। ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये चौड़ाई होगा, इसी को विस्तार बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का, पैर से लेकर नीचे तक का जो मेजरमेंट होगा वो लंबाई होगी, इसको आयाम बोलते हैं। तो जिस भी पर्सन में जो यहाँ से यहाँ तक का मतलब विस्तार और आयाम, ये आयाम है और ये विस्तार है, जिसमें ये दोनों इक्वल हो, सम हो, तो उसको सम शरीर वाला बोला जाता है। ठीक है, अगर आयाम और विस्तार सम है तो उसको हम सम शरीर वाला बोलेंगे। अगर तो इससे क्या होगा, आयु, बल, ओज, सुख, ऐश्वर्य, धन और ये सब मनो अनुकूल होंगे, मतलब सब कुछ अच्छा होगा। और अगर इसके विपरीत प्रमाण हो, मतलब इससे कम हो या इससे ज्यादा होता है, तो ये सारी चीजें हीन और मध्य हो जाएगी, बेसिक बात है। तो याद रखना, संपूर्ण शरीर की लंबाई 84 अंगुल बताया है। उसके बाद आता है 6 नंबर पे, 7 में। 7 में मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ हम कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे साथ में हो जाती है, हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर जैसे दही जो है उसको रात को खाने के लिए मना किया है, लेकिन अगर कोई बचपन से ही रात में दही खा रहा है तो उस पे उसके जो विरुद्ध जो उसके विरुद्धता के जो लक्षण होते हैं वो उसमें प्रकट नहीं होंगे, नहीं दिखाई देंगे। तो उसको सातवें बोलते हैं कि अब जो दही है वो उसको सातवें हो गई है। तो लगातार प्रयोग में लाने से जो वस्तु अपने अनुकूल हो जाती है उसको सातवें कहते हैं। अब ये भी 3 टाइप्स का होता है, प्रवर, मध्यम, अवर। प्रवर मतलब सर्व सातवें, जैसे घी, दूध, मांस, रस के सातवें जो होते हैं। ठीक है, सर्व सातवें मतलब सारी चीज़ों से वो सातवें, घी से, दूध से, मांस, रस से। तो ऐसा पर्सन बलवान होगा और कष्ट सहने में एबल होगा, अच्छे से कष्ट वष्ट सब सह लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और चिरंजीवी होगा। मध्यम शरीर वाला मतलब इसी को क्या बोलते हैं, व्यामिश्र सात में। ठीक है, इसी को बोलते हैं व्यामिश्र सात में, जिसमें 2, 3 या 4 रसयुक्त द्रव्य साथ में हो। मतलब सारे द्रव्यों से वो साथ में नहीं है, सिर्फ 2 रसों से साथ में है, 3 से है या 4 से है, तो उसको मध्य बल वाला होगा। और अवर साथ में वाला एक रस साथ में जिसको बोलते हैं।
रुक्ष होता है और एक रस साथ में होता है, या तो सिर्फ मधुर रस साथ में है, या अम्ल या लवण या कटु, किसी भी एक ही रस को वो कंटिन्यूअसली खा रहा है, तो वो अल्प बल वाला होगा, कष्ट सहने में असमर्थ होगा, अल्प आयु वाला होगा और अल्प साधन वाला होगा। उसके बाद आता है 7th नंबर पे सत्व साथ में। सत्व साथ में मतलब जो मन होता है उसका अध्ययन करके जो परीक्षा की जाती है उसी को सत्व साथ में कहते हैं। इसमें कोटेशन आता है, तत् शरीरस्य तंत्रकम आत्म संयोगात। जो मन होता है वो आत्मा के साथ मिलकर शरीर का नियंत्रण करता है। ठीक है, नियंत्रण मतलब कंट्रोल करता है शरीर को आत्मा के साथ मिलकर। इसके भी 3 भेद होते हैं, प्रवर, मध्यम, हीन। उसके बाद आता है 8th नंबर पे आहार शक्ति की परीक्षा। आहार शक्ति की परीक्षा 2 टाइप से की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार शक्ति की परीक्षा 2 टाइप से की जाती है। एक होता है अव्यवहरण शक्ति। अव्यवहरण शक्ति मतलब कि कितनी मात्रा में कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, मतलब क्वांटिटी कितनी खा रहा है, 2 रोटी खा रहा है, 4 खा रहा है, 6 खा रहा है, कितनी क्वांटिटी, तो उसको बोलते हैं अव्यवहरण शक्ति। इससे भी आहार शक्ति की परीक्षा होती है। और एक होती है जरण शक्ति, इससे भी आहार शक्ति की परीक्षा होती है। जरण शक्ति मतलब पचाने की शक्ति कितनी है, कितना खाना पचा सकता है। बल आयुषी आहार आयते। बल और आयु के लिए आहार जो है वही बेस होता है, कि आयु कितनी होगी, बल कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, आहार पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद 9th नंबर पे आता है व्यायाम शक्ति की परीक्षा। व्यायाम शक्ति की परीक्षा होती है कर्म शक्ति से। ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील व्यक्ति है तो उसका बल हम उत्तम मानेंगे। अगर मध्यम क्रियाशील वाला है तो मध्यम बल, अल्प क्रियाशील वाला है तो हीन बल। उसके बाद वय परीक्षा आती है लास्ट। अब वय परीक्षा मतलब जो काल के भिन्न भिन्न प्रमाणों के अनुसार शरीर की जो अवस्था होती है उसी को वय बोलते हैं। मतलब टाइम के अलग अलग, जैसे अभी 1 साल हुआ, फिर 2 साल, 3 साल, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे शरीर की व्यवस्था है उसी को तो हम एज बोलते हैं, कि 1 साल का है, ये 20 का है, ये 25 का है। तो जितने साल हो गए हैं, जो टाइम का अलग अलग प्रमाण है उसके अनुसार शरीर की अवस्था, उसको हम एज बोलते हैं, उसकी परीक्षा। आचार्य चरक ने जो वय है उसको 3 उसमें डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है बाल्यावस्था, जिसमें कफ ज़्यादा होता है, कफ प्रधान होता है। मध्यम अवस्था पित्त प्रधान, और जीर्ण अवस्था वात प्रधान। जो बाल्यावस्था है इसको 2 भागों में फिर से बाँटा है। एक होता है 1 to 16 ईयर्स तक, इसमें अपरिपक्व धातु जो बाल्यावस्था है उसको 2 टाइप्स में बाँटा है। एक होता है 1 से 16 साल, जिसमें जो शरीर की अवस्था क्या होती है, अपरिपक्व धातुएँ रहती हैं। फिर 17 से 30 साल वर्धमान धातुएँ रहती हैं, मतलब जो धातुएँ हैं वो बढ़ रही हैं। ठीक है? अपरिपक्व धातु 1 से 16 और 17 से 30 वर्धमान धातु। जो मध्यम अवस्था रहती है वो 31 से 60 तक, और जीर्णावस्था जिसमें वात बढ़ जाता है 61 से 100। ठीक है? अब इन सब की परीक्षा के अनुसार, मतलब प्रकृति, सार, सैनन, इन सब के अनुसार 3 टाइप्स के बल, 3 टाइप्स की विकृति और 3 टाइप्स की औषध योजना होती है। अब इन जैसे अब 10 जो हमने परीक्षा देखी, रोगी परीक्षा, दशविध परीक्षा जो हमने देखी, उन सब की परीक्षा कर लेने के बाद हम जो फाइनल किस चीज़ पर पहुँचेंगे, प्रवर बल, मतलब किसको हम बोलेंगे प्रवर बल, जिसमें प्रकृति आदि के प्रवर होने से। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रवर अवस्था में हैं, तो हम उस व्यक्ति को बोलेंगे ये प्रवर बल वाला है। इसमें हम विकृति को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया विकृति जो है वास्तव में एक रोग परीक्षा है। हम तो रोगी परीक्षा कर रहे हैं, तो हम बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर सारी ये चीज़ें प्रवर अवस्था में, तो हम बोलेंगे प्रवर बल का व्यक्ति है। मध्य बल जब सब मध्य है, और हीन बल जब सब हीन है। अब इसमें हम दोषों को कैसे देखेंगे कि प्रवर है, मध्यम है कि हीन है, तो अनुमान कैसे लगाएंगे, विकृति को देखकर। जो बल है वो कैसे अनुमान लगा रहे हैं हम, बाकी की 9 चीज़ों को देखकर। ठीक है, प्रकृति देखनी है, विकृति को नहीं देखना है, सार, सहनन, बाकी सारी चीज़ें देखनी है। तो उससे हम रोगी के बल का अनुमान लगाएंगे। विकृति को देखकर किस चीज़ का अनुमान लगेगा, दोष का, कि जो दोषों की अवस्था है वो प्रवर है, मध्यम है या हीन है। फिर औषध की मात्रा को डिसाइड करेंगे। अगर प्रवर दोष है तो तीक्ष्ण औषधि का प्रयोग करेंगे, मध्य दोष है तो मध्य औषधि का, और मृदु है तो अवर्ध औषधि का। उसके बाद आ गया काल परीक्षा। ये अभी तक जो भी हमने चीज़ें पढ़ी, रोगी परीक्षा, भूमि परीक्षा, ये दोनों हमने देश में पढ़ी थी। अभी तक अगर तुम लोग को याद हो तो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है,
दशविध परीक्षीय भाव, इसी के अंदर हम सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कारण पढ़ा था, ठीक है, कारण परीक्षा पढ़ी, फिर करण परीक्षा पढ़ी, फिर कार्य योनि, फिर कार्य की परीक्षा, फिर कार्य फल, अनुबंध परीक्षा और फिर हमने 7th नंबर पे देखा था देश परीक्षा, ठीक है। अब 8th नंबर पे आता है काल परीक्षा। 8th नंबर पे आता है काल परीक्षा। अभी तक जो भी चीज़ें हमने देखी वो किसके अंदर थी? देश परीक्षा के अंदर थी, है ना। अब काल पे आ जाओ, दशविध परीक्षीय भाव। काल जो है वो भी दो टाइप्स का है, संवत्सर और रोगी की अवस्था। जो काल होता है वो भी दो टाइप्स का होता है। संवत्सर मतलब एक ईयर, जिसको हम बोलते हैं पूरे 12 महीने, वो संवत्सर है। और एक होती है रोगी की अवस्था, कि रोगी की कौन सी अवस्था है। संवत्सर में 6 ऋतुएं होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, अगर हम प्रावृट ऋतु को, अभी तक तुम लोगों ने कैसे पढ़ा होगा, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, वही सही है। लेकिन अगर हम प्रावृट को इंक्लूड करते हैं तो शिशिर ऋतु को हटा देते हैं। अगर हम प्रावृट को इंक्लूड करते हैं तो शिशिर ऋतु हट जाती है। जो प्रावृट ऋतु होती है वो वर्षा के पहले आती है, ठीक है। जो प्रावृट ऋतु होती है वो वर्षा से पहले आती है। अब ध्यान से देखो, शिशिर को हटा देना है, वसंत से स्टार्ट करना है। वसंत, ग्रीष्म, फिर आ जाएगा प्रावृट, वर्षा, शरद और हेमंत। शिशिर हट गई और कौन सी आ गई? प्रावृट आ गई, ठीक है। तो ये 6 ऋतु होती है। और इनके जो मास होते हैं वो कैसे होते हैं? हम कैसे स्टार्ट कर रहे थे शिशिर में? माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, इस तरीके से याद किए थे हमने हिंदी माह। अब इसमें माघ फाल्गुन नहीं, फाल्गुन और चैत्र आ जाएगा, ठीक है। जो मंथ है वो एक एक हो जाएंगे दोनों के। जो माघ फाल्गुन है उसकी जगह फाल्गुन और चैत्र, चैत्र वैशाख की जगह वैशाख और ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, भाद्रपद और अश्विन। जो प्रावृट होती है वो प्री मानसून होता है, मतलब वर्षा से पहले वाला सीजन। तो इस तरीके से इनके माह के नाम हो जाते हैं। अब देखो, मेनली तीन टाइप्स की ऋतुएं होती हैं, गर्मी, उष्ण, शीत, हेमंत और बारिश होना, वर्षा। अगर हम एक ब्रॉडली ऋतुओं को डिवाइड करें, मोटा मोटा ऋतुओं को डिवाइड करें, तो 3 मौसम होते हैं, ठंड का, गर्मी का और बारिश का। तो वही 3 मौसम कौन से होते हैं? ग्रीष्म मतलब गर्मी का मौसम, उष्ण, हेमंत मतलब शीत ठंडा मौसम और वर्षा मतलब बारिश होना। ये 3 ऋतुओं के अलावा जो ऋतुएं होती हैं, जैसे वसंत, प्रावृट और शरद, इन तीनों को हम बोलते हैं साधारण ऋतु। क्योंकि ग्रीष्म मतलब गर्मी होना और गर्मी से पहले वसंत आ रहा है, मतलब उसमें ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, तो वो साधारण ऋतु हो गई। वर्षा से पहले प्रावृट का होना वो साधारण ऋतु है, और हेमंत से पहले शरद का होना साधारण ऋतु है, ठीक है। अब जो साधारण ऋतुएं होती है उन्हीं में हम संशोधन कर्म करवाते हैं। साधारण ऋतुओं में ही हम संशोधन कराते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। वमन कराना है, विरेचन कराना है, वस्ती कराना है। तो वसंत साधारण है, इसमें हम कफ का संशोधन कराते हैं, वमन प्लान करते हैं। प्रावृट में वात का संशोधन होता है, वस्ती, और शरद में पित्त का संशोधन होता है, विरेचन से। बाकी की 3 ऋतुओं में क्यों नहीं कराते हैं और अगर करवाएंगे तो क्या होगा, वो बताया है। हेमंत ऋतु ठंड का मौसम है। अब देखो, जो संशोधन वाली औषधियाँ हम देते हैं ना पेशेंट को, वो बहुत उष्ण तीक्ष्ण होती हैं। अब ठंड का मौसम है और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो शरीर में अगर हम उष्ण औषध का प्रयोग करेंगे तो ठंड का प्रभाव है, तो जो औषधियाँ हैं वो मंद वीर्य वाली हो जाएंगी, क्योंकि वो उष्ण होती हैं और बाहर का मौसम, शरीर सब कैसा है, बहुत ज़्यादा ठंडा। तो उनकी जो पोटेंसी है वो कम हो जाएगी, मंद वीर्य वाली हो जाएंगी। तो उसका क्या हो जाएगा? अयोग हो जाएगा, ठीक है। संशोधन का अयोग हो जाएगा, जिस जिस वजह से वातजन्य उपद्रव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हम हेमंत ऋतु में नहीं करवाते हैं। उसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु। अब देखो, औषधियाँ तो उष्ण तीक्ष्ण है, ग्रीष्म में क्या होगा? ज़्यादा गर्मी होगी तो वो और तीक्ष्ण हो जाएंगी, ठीक है, अति वीर्य वाली हो जाएंगी। और अति तीक्ष्ण, अति वीर्य होने से क्या होगा? अति योग हो जाएगा। अब देखो, शरीर में उष्ण औषध प्रयोग किया, उष्णता का प्रभाव है, गर्मी है, तो जो दवाइयाँ हैं वो अति तीक्ष्ण हो गई, अति योग हो गया, जिससे पिपासा उपद्रव देखने को मिलेगा, मतलब प्यास ज़्यादा लगेगी पेशेंट को। वर्षा ऋतु में क्या होगा? प्राणियों का शरीर आर्द्र रहता है, मतलब मॉइस्चर वाली सीजन रहता है वर्षा बारिश में, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, सब हर जगह फंगल लग जाता है, तो वो मॉइस्चर वाला सीजन हो जाएगा। तो औषधि भी कैसी हो जाएगी? जलाद्र वायु के स्पर्श से अपने स्वाभाविक गुणों से हीन हो जाएगी।
ठीक है, बेसिकली अभिशंद हो जाता है। अगर वो ऐसे मॉइस्चर वाली हवा के संपर्क में आएगी औषधियाँ, उनसे टच होगा, तो उनके जो स्वाभाविक गुण है औषधियों के, वो भी कम हो जाएँगे, जिससे जो संशोधन कर्म है वो मंद प्रभाव का हो जाएगा। तो बहुत ईज़ी है। लेकिन उसके बाद देखो उन्होंने कितनी इम्पोर्टेंट बात बोली कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, अति आवश्यक है या अनिवार्य है, तो इन ऋतुओं में भी संशोधन का प्रयोग कर सकते हो। अब जैसे मैंने बोला कि साधारण ऋतुओं में हम कराते हैं, गर्मी का टाइम है और अगर कोई पेशेंट है जिसका हमें संशोधन प्लान करना बहुत ज़रूरी है। अब हम उससे ये तो नहीं बोलेंगे कि नहीं तुम अब अगले महीने आना, अभी तो ऋतु ही नहीं है, साधारण ऋतु नहीं चल रही है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, तब तक तो उसकी फाइल निपट जाएगी पेशेंट की। तो हमें क्या करना है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है या कोई ज़रूरी पेशेंट है, ज़रूरी है कराना, तो करा सकते हैं। लेकिन क्या सिचुएशंस, किन कंडीशंस में? किंतु कौन सी कंडीशंस? एतर्थ ऋतु का विकल्प आयोजित कर, मतलब जो भी जैसे ठंड का मौसम चल रहा है तो उसका विकल्प हमको आयोजित करना है। कैसे? कृत्रिम गुणों उपधाने, मतलब एक आर्टिफिशियल गुणों को उत्पन्न करना है। जैसे बहुत ज़्यादा ठंड है तो हमें एक गर्म सा रूम देखना है, हीटर चलाना है, थोड़ा उस ऋतु को मैनेज करना है, बैलेंस करना है, उसके बाद प्लान करनी है। ऋतु गुण के विपरीत संयोग से, मतलब ठंड का है तो उसको थोड़ा गर्म करना है। संस्कार और प्रमाण विशेष विशेष से औषधि निर्मित करनी। अब हमें पता है कि ठंड के ऋतु में अयोग होता है, तो हम उससे ज़्यादा उष्ण, ज़्यादा तीक्ष्ण करेंगे और जो एनवायरनमेंट है उसको भी थोड़ा सा गर्म रखेंगे ताकि उसका अयोग ना हो सके। उन चीज़ों को बैलेंस करना है। रोगी के बल के अनुसार कल्पना करनी है। उत्तम यत्न से सावधान होकर औषध का प्रयोग करना है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो हम किसी भी ऋतु में, मतलब ये जो 3 ऋतुएँ हैं इनमें भी संशोधन प्लान कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए करना है। उसके बाद आता है औषध सेवन का काल और अकाल। कालो ही भैषज्य प्रयोगो पर्याप्तम अभिनिवृत्यति, मतलब औषध प्रयोग की कार्यकारिता उस औषध के ठीक समय पर प्रयोग किए जाने पर निर्भर करती है। मतलब हम जो बोलते हैं ना, सुबह खाना है, खाली पेट खाना है, खाने के बाद खाना है, जो औषध काल बताया है उसी पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम करेगी औषध और अपना क्या प्रभाव दिखाएगी। उसके बाद 9th आता है प्रवृत्ति। ठीक है, अभी हमने देखा देश, हम इससे पहले देख चुके हैं। देश के बाद हमने काल देखा, अब काल के बाद आता है प्रवृत्ति। प्रतिकर्म सम आरंभ, मतलब चिकित्सा का आरंभ करना ही प्रवृत्ति है। किसी भी चीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो डेट मीन्स उसकी प्रवृत्ति कर रहे हैं। भीषग औषधि आतुर परिचारकाणाम क्रिया संयोग, मतलब इसके लक्षण क्या होंगे? वैद्य, औषध, रोगी और परिचारक, चतुष्पाद होते हैं। इन चारों का ठीक ठीक समन्वित होकर अपना सहयोग प्रदान करना ही प्रवृत्ति है। मतलब ये चारों जब आपस में मिलेंगे, सम्मिलित होंगे और उसके बाद अपना काम करेंगे तो वही प्रवृत्ति है। उसके बाद लास्ट आता है 10th नंबर पर उपाय। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं। उपाय पुनर्भीषक आदि नाम सऔष्ठवम अभिविधानम च सम्यक, मतलब उपाय, मतलब हम देख चुके हैं, मतलब इन सारी चीजों का जो चतुष्पाद है, वैद्य, औषध, रोगी और परिचारक, इन सबका अपने अपने गुणों से युक्त होना और सबका मिलकर फिर चिकित्सा की सफलता के लिए प्रयत्नशील रहना, ये उपाय कहलाता है। उसके बाद परीक्षा का प्रयोजन। ये सारी परीक्षा हमें क्यों करनी है? ये जो 10 परीक्षा भाव हमने देखे हैं, ये क्यों करने, क्या रीजन है इनका? प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम। प्रतिपत्ति ज्ञानम हमने बहुत बार वैद्य के गुणों में देखा है कि प्रतिपत्ति ज्ञानम क्या होता है। तो प्रतिपत्ति क्या होता है? प्रतिपत्ति के ज्ञान के लिए हम ये परीक्षा करते हैं। अब प्रतिपत्ति का मतलब क्या होता है कि जिस रोग में जिस प्रकार की चिकित्सा योजना बनानी चाहिए, मतलब कौन सा रोग है, किस टाइप का हमें ट्रीटमेंट प्लान करना है, इस चीज़ का जो ज्ञान होता है इसको हम प्रतिपत्ति बोलते हैं। और प्रतिपत्ति का ज्ञान होने के लिए हमें ये परीक्षा करनी है। लास्ट में आता है विमान स्थान की निरुक्ति। किसी भी स्थान की निरुक्ति जो है वो उसके लास्ट में आती है। अब देखो, दोषादीनाम तु भावानाम सर्वेषामेव हेतुमत, मतलब जो दोष आदि भाव हैं इनका अच्छे से सकारण विद रीजन इनका ज्ञान कराने के लिए अलग अलग चैप्टर्स में हमें इन्हें समझाया गया है। ठीक है,
उसके बाद मानात् सम्यक विमानानि निरुक्तानि विभागश्च। और इनमें जो दोष आदि हैं इनका प्रामाणिक रूप से विशेष मानदंड के साथ वर्णन किया गया है, इसलिए इसे विमान कहा जाता है और इसी को मान स्थान भी कहते हैं। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है? सबसे पहले हमने 3 टाइप्स की परीक्षाएं देखी स्टार्टिंग में, शास्त्र परीक्षा, आचार्य परीक्षा, शिष्य परीक्षा। उसके बाद परीक्षा करने के क्या कारण हैं, अध्ययन अध्यापन की विधि क्या है, संभाषा विधि हमने देखी और 44 हमने वाद मार्ग देखे। और क्या देखा? कारण, करण, कार्य, योनि, ये जो दशविध परीक्ष भाव हैं इनके बारे में हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर ली है। अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अगर कोई डाउट हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर नोट्स अच्छे लगे हों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ पर तुम लोग मुझसे ही नोट्स ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।